ये समस्याओं के समाधान के निर्देश। आपके राष्ट्रीय संयोजक का नशा और भ्रष्टाचार पर बयान, कहा नशे और भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध शुरू, गरीबों और जरूरतमंदों की करेंगे सेवा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन का दिल्ली आगमन पर स्वागत किया है। बताते यह चले कि केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। वही प्रधानमंत्री लक्सन 16 से 20 मार्च तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। वही प्रधानमंत्री लक्सन की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। बताते चले कि ये जो न्यूजीलैंड के पीएम का दौरा है वो बेहद खास माना जा रहा है कई मायनों में। हालांकि 16 से 20 मार्च तक भारत में रहेंगे और इस दौरान कई ऐसे रणनीतिक, चाहे वो आर्थिक मुद्दे हो, तमाम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। और हो सकता है कि आर्थिक रूप से कोई ऐसी डील हो दोनों ही देशों के बीच, ताकि भारत और न्यूजीलैंड की जो संबंध है वो आगे जाकर और ज्यादा मजबूत हो सके। उसको लेकर के भी तमाम तरह की योजनाएं बनाई गई है। तो केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में स्वागत किया और साथ ही साथ यह भी देखा गया कि प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी पीएम की, और उसके बाद तमाम ऐसे रणनीतिक संबंध है जो बनेंगे। वह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नाले के निर्माण को लेकर के महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब भी नाला बने उसे अगले 100 साल की प्लानिंग के साथ बनाया जाएगा और यह काम केवल एसी कमरों में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं हो सकता। बल्कि मुख्यमंत्री ने इस दौरान यह भी बताया कि आज उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री सड़क पर खड़े होकर काम कर रहे हैं और सभी एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं, ताकि दिल्ली में जलभराव की समस्या का समाधान किया जा सके। दिल्ली जो है, मुझे लगता है कि बहुत सारी जगह पे बड़े अनप्लान्ड तरीके से बसाई गई। आज कहाँ जरूरत है ड्रेन्स की, किस तरीके से अभी ये जो ड्रेन इसको काटा गया और इसमें डीसिल्टिंग की गई। आप देखिए, इसमें कोई बड़ा चैम्बर नहीं है जिसमें इतना बड़ा ड्रेन बनाया गया कि पूरा का पूरा एनडीएमसी का पानी यहाँ से जाएगा, इतना बड़ा कॉलोनियों का पानी यहाँ से जाएगा। आप देख रहे हैं कितने फुट का ये ड्रेन है, कितना चौड़ा है, परंतु उसका एग्जिट क्या है? उसका कहीं पे उसके मेन होल्स होने चाहिए थे, उसमें बड़े चैम्बर्स होने चाहिए थे, उसमें प्रोविजन होना चाहिए था कि उसकी सफाई कैसे हो सकती है, उसमें कल को जेसीबी जाने की। जब भी कोई ड्रेन बनता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, अगले 100 साल की प्लानिंग के साथ आना चाहिए। आज यदि 10 साल 15 साल के अंदर उसकी ये स्थिति हो गई कि वो पानी लेने की स्थिति में नहीं है। वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर पूर्ण विश्वास है। उन्होंने यह भी बताया कि चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, किसानों से किए गए वादे हो या फिर माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ देना हो, उनकी सरकार हमेशा जनता के कल्याण के लिए काम करेगी। वहीं सीएम साय ने यह भी कहा कि उनकी सरकार नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई जारी रखे हुए हैं और बीजेपी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। इसके परिणाम स्वरूप नगरीय निकाय और पंचायती चुनावों में भी जनता ने बीजेपी को अपना आशीर्वाद दिया है। तो छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति, और हम लोग 1.25 साल में जो काम किए हैं, मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम किए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसानों से किया गया वादा हो, या 70 लाख विवाहित माता बहनों को जो हर महीना 1-1 हजार रुपया महतारी बंधन का दे रहे हैं, तेंदुपत्ता का कीमत बढ़ाएं, पीएससी घोटाला की जांच सीबीआई कर रही है। तो इस तरह से जो नक्सलवाद के साथ जो मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, वो जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारी सरकार के प्रति, सरकार के कामों के प्रति बढ़ा है। इसलिए नगरीय निकाय के चुनाव में भी और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं इस मौके पर
मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और सभी के जीवन में खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए वरिष्ठ नेताओं, अधिकारियों और समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने होली के इस अवसर पर लोगों से सामाजिक सौहार्द और एकता को बढ़ावा देने की अपील की है। तो होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री शामिल थे और साथ ही साथ तमाम ऐसे गणमान्य मंत्री जो थे वो वहां पर शामिल थे और साथ ही उन्होंने लोगों से शांतिपूर्वक होली मनाने की भी अपील की थी उस दौरान। हालांकि इस कार्यक्रम में तमाम लोग उपस्थित हुए थे और फूलमाला पहना करके इस दौरान स्वागत भी किया गया। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सांखली में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस कार्यक्रम में जहां मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सीधी बातचीत की और उनकी परेशानियों को समझा और त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। प्रमोद सावंत ने कहा कि उनकी सरकार जनता की भलाई के लिए काम कर रही है और स्थानीय मुद्दों का समाधान प्राथमिकता पर लिया जाएगा। जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को संबंधित समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज अमृतसर के स्थित जो स्वर्ण मंदिर है उसमें मत्था टेककर प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर में आकर आशीर्वाद लिया और राज्य की समृद्धि और कल्याण की कामना की। तो वही सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने जहां स्वर्ण मंदिर के परिसर में पूजा अर्चना किया और सिख धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। यह यात्रा पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों और राज्य के लिए बेहतर भविष्य की कामना के प्रतीक के रूप में देखी जा रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम भगवंत मान, पंजाब के सीएम और साथ ही साथ आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं, जहां अमृतसर पहुंच करके उन्होंने सब परिवार मत्था टेका है स्वर्ण मंदिर में और साथ ही राज्य की सुख समृद्धि की कामना की है। राज्य विकास की ओर अग्रसर रहे इसकी कामना की है। तो स्वर्ण मंदिर पहुंचकर सीएम मान ने और केजरीवाल ने आशीर्वाद लिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में नशा और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य गरीबों और जरूरतमंद की सेवा करना है। वहीं केजरीवाल ने कहा कि हमें उन लोगों की सेवा करनी है जिनके पास कुछ भी नहीं है और उन्हें न्याय दिलाना है। पंजाब की प्रमुख समस्या नशा और भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कहा, पंजाब के लोग नशे और भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध लड़ चुके हैं। हम यहाँ राज करने के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। के तौर पे शपथ ली थी और आज हम गुरुजी महाराज के दरबार में आए हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए कि 3 साल में उन्होंने हमें मार्ग दिखाया, मार्गदर्शन किया, हमें शक्ति दी कि हम लोगों की सेवा करते रहें और गुरुजी महाराज के बताए हुए रास्ते पे चलें। हमें गरीबों की सेवा करनी है, जिनके पास कुछ नहीं है उनकी सेवा करनी है, लोगों को न्याय दिलाना है। हमारा जो युवा नशे में, आज सबसे बड़ी समस्या पंजाब में नशे की है, भ्रष्टाचार की है। नशे और भ्रष्टाचार दोनों के खिलाफ अब युद्ध छेड़ दिया है पंजाब के लोगों ने। और जब एक साथ 3 करोड़ पंजाब के लोग मिलके नशे वालों के खिलाफ और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे तो ये न्याय की लड़ाई है। और गुरुजी महाराज से आज हम आशीर्वाद लेके आए हैं कि अगले 2 साल भी बचे हुए समय में भी
हमें रास्ता दिखाएं और हमें शक्ति दें कि हम इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहें। हम राज नहीं चला रहे, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो हम इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहें। ऐसी गुरुजी महाराज से हमारी विनती है। जब भी विरोधियों को कुछ नहीं मिलता तो वो बोलते हैं कि आप पंजाब में सीएम चेंज करने जा रहे हैं, ऐसा है कुछ? विरोधियों को कुछ नहीं मिलता तो मान साहब 5 साल पूरे करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, और अगले 5 साल भी पूरे करेंगे। वही भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने महाराष्ट्र में होने वाले विधान परिषद के जो उपचुनाव है उसके लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की पर स्वीकृति प्रदान कर दी है, जहां पार्टी ने इस संबंध में अपने आधिकारिक बयान में यह बताया कि उम्मीदवारों के नाम चयनित कर लिए गए और उनकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। यह कदम पार्टी की तैयारी का हिस्सा है जो आगामी उपचुनावों में अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए उठाया गया है। तो उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन किया गया है। बताते चले कि महाराष्ट्र में जल्द ही नगर निकाय चुनाव होने वाले, उसी के मद्देनजर महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और उसी के मद्देनजर उम्मीदवारों की सूची तैयार की। हालांकि जो नाम सामने आए हैं वो बाद में बताया जाएगा और उसके लिए उन्होंने कहा कि ये हमारे चुनाव की तैयारियों से पहले जो तैयारी होती है उसके लिए है। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, क्योंकि बीजेपी को लेकर के ये बात बहुत फेमस है कि बीजेपी एक चुनाव खत्म होती है दूसरे चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देती है, तो ठीक इसी तरह महाराष्ट्र में भी अब आने वाले दिनों में नगर निकाय के चुनाव है। विधान परिषद के जो मेंबर्स थे उनके नाम का अनाउंस किया गया है, उन पर नामों पर स्वीकृति लगा दी गई है और साथ ही जल्द से जल्द उन नामों को सामने लाया जाएगा और उन नामों पर ही कहीं ना कहीं उन उम्मीदवारों पर ही बीजेपी इस बार दांव लगाने वाली है। देखना होगा कि बीजेपी किन नामों पर अपना मुहर लगाती है। तो उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन महाराष्ट्र में हो चुका है और जल्द से जल्द इन नामों को जनता के सामने भी रखा जाएगा और ये बताया जाएगा कि महाराष्ट्र में आखिर बीजेपी ने किससे अपना मत दिया है और किन नामों को चुना है, क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन होने और उससे पहले बीजेपी एक बड़ी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं और साथ ही देखना होगा कि महाराष्ट्र में इस बार नगर निकाय चुनाव में कौन बाजी मारता है। बढ़ते अगली खबर की ओर जहां उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने अयोध्या में स्थित प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर के सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया और स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक की। डीजीपी ने मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए निर्देशित किया ताकि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उनका यह दौरा अयोध्या में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक तैयारियों का हिस्सा है। वही मऊगंज में पुलिस टीम पर हुए हमले में शहीद हुए एएसआई रामचरण गौतम को उनके साथियों और अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिसकर्मियों और स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें उनकी बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा के लिए याद किया। यह घटना उस समय हुई जब एएसआई रामचरण गौतम अपने साथियों के साथ एक आदिवासी युवक को बचाने के लिए मऊगंज के गाँव में गए थे, जहाँ गाँव वालों द्वारा किए गए हमले में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। हालांकि हमले में कई अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। हापुड़ से आपको बड़ी खबर बता दें, हापुड़ में लकड़ी के गोदाम में आग लग गई,
जेसीबी मशीन से गोदाम की दीवार को तोड़ा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आसमान में ऊपर उड़ते हुए धुआं देखा गया है। मौके पर हालांकि दमकल की जो गाड़ियां थी वो पहुंची और आग बुझाने का लगातार प्रयास कर रही है। और अभी तक बात करें तो लाखों के नुकसान की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको हापुड़ से बता रहे, जहां पर हापुड़ में लकड़ी के गोदाम में जबरदस्त आग लगी है, जिसे जेसीबी मशीन से उसके दीवार को तोड़ा गया। हालांकि वहां पर दमकल की जो गाड़ियां हैं वो वहां पर पहुंची हुई है मौके पर, और साथ ही साथ आग बुझाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, हर संभव प्रयास कर। लेकिन बताया जा रहा है कि नुकसान जो है वो लाखों के नजदीक हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर धुएं का जो गुबार है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो दमकल की गाड़ियां हैं वो लगातार पानी के बौछार करके उन धुएं को हटाते हुए उस आग को जलाते हुए नजर आ रही है। पुलिस फोर्स भी वहां पर मौजूद है। अंदर कोई, हालांकि अभी तक जैसी खबर सामने आई है, किसी के अंदर फंसे होने की कोई उम्मीद नहीं है। अभी तक कोई हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आ रही है। लेकिन आग भीषण रूप लेते हुए नजर आ रही थी, जिसके बाद दमकल की जो गाड़ियां थी वो मौके पर पहुंची, और धुएं के गुबार से ही तस्वीरों में आप ये साफ समझ सकते हैं कि आखिर लकड़ी के गोदाम में जब आग लगी होगी तो किस रूप में होगी, और किस तरीके से दमकल की गाड़ियों को और दमकल के जो लोग थे उनको किस तरीके की मशक्कत करनी पड़ी होगी। तो जेसीबी की मशीन से हालांकि गोदाम की जो दीवार थी उसे तोड़ा गया। तो बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पूर्व सीएम लालू यादव के बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव के इशारे पर पुलिसकर्मी ने डांस किया, जिसके बाद अब वो मुसीबत में पड़ गए हैं। बताते चले कि तेज प्रताप यादव के निर्देश का पालन करते हुए देखे गए थे कांस्टेबल दीपक कुमार को हटा दिया गया है। पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने यह जानकारी दी थी कि दीपक की जगह दूसरे सिपाही को अंगरक्षक के प्रति नियुक्त किया गया है। डांस करने वाले पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर भी किया गया। ये एक्शन तब लिया गया जब तेज प्रताप यादव के कहने पर होली के मौके पर पुलिसकर्मी नाचने लगे और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद कांस्टेबल पर कार्रवाई हुई। तो विधायक के कहने पर कांस्टेबल नाचते हुए देखे गए थे। हालांकि इसका वीडियो जब वायरल हुआ उसके बाद तुरंत इसको संज्ञान में लिया गया, और इस संज्ञान के बाद सिपाही को, जो कांस्टेबल था, उसको हटा दिया गया और उनके जगह पर दूसरे सिपाही को नियुक्त किया गया। हालांकि तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और उन्हीं के कहने पर यह सारी चीजें हुई है, लेकिन सवाल यही है कि सिपाही को बर्खास्त किया गया, लेकिन तेज प्रताप यादव जो कि वर्दी को अपने हुकूमत समझ रहे थे उन पर क्या कुछ कार्रवाई किया गया। और साथ ही साथ सवाल यह भी है कि क्या पुलिस की वर्दी की कोई इज्जत नहीं है तेज प्रताप यादव के लिए। अमित शाह ने कोकराझार में आयोजित एबीएसयू के 57वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया, जहां उन्होंने असम में शांति और विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। शाह ने असम की प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास किया। सम्मेलन के दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दे भी उठाए, जिनमें असम की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाने की बात की। उन्होंने असम में शांति बनाए रखने का आह्वान किया और यह भी कहा कि विकास के साथ साथ सामाजिक सौहार्द भी आवश्यक है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। असम मेरे मित्र और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के सीएम भाई प्रमोद बोरो, अध्यक्ष आपसू के श्री दीपेन बोरो, उर्खाओ ग्वार ब्रह्मा जी मेरे मित्र, और असम विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत देमारी जी, हमारे असम के मंत्री श्री अशोक सिंघल जी, लोकसभा के सदस्य भाई दिलीप साइकिया जी, राज्यसभा के सदस्य श्री रंगरा नाजरीन जी, असम गण परिषद के अध्यक्ष श्री अतुल बोरो जी, श्री जयंत बसुमतारी जी,
लॉरेंस इसलारी जी, तुलीराम रंगम जी, महीनेश्वर बसुमतारी जी, गोविंद चंद्र बसुमतारी जी, ये बंद है, चलो चलेगा, श्री कुसुम स्वर्गीय जी, मेरे साथ गृह विभाग के भारत सरकार के सचिव श्रीमान गोविंद मोहन जी भी आए हैं और डायरेक्टर आईबी श्री तपन डेका जी भी आए हैं। आज पूरे मंच की ओर से यहां आए हुए लाखों की संख्या में आए हुए सभी बोडो भाइयों बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की जन्मभूमि डोटोमा को आज पहली बार आया हूं। दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। बोडो समुदाय के कुल देवता ब्रह्मांड रक्षक बाथो बोराई जी को भी श्रद्धा पूर्वक शीश झुकाता हूं। मैं मां कामाख्या और मां महामाया दोनों को आज प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, सबसे पहले आपसू के सभी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके 57वें कन्वेंशन में मुझे शामिल होने का आपने मौका दिया। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज जो शांति, विकास और उत्साह दिखाई पड़ता है उसमें आपसू का बहुत बड़ी भूमिका है। आपसू अगर भूमिका न निभाता तो बोडो एकॉर्ड हो ही नहीं सकता था और बोडोलैंड में शांति नहीं हो सकती थी। इसलिए मैं सभी आपसू के पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं। आज मैं वो 5000 शहीदों को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने संघर्ष कर कर बोडोलैंड की शांति को प्रस्तापित करने का निर्णय किया। भाइयों बहनों, आज मैं उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी के बताए हुए रास्ते पर जब पूरा बोडोलैंड चल रहा है तब आज मैं एक घोषणा करने आया हूं। बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी के नाम से दिल्ली में एक बहुत बड़े रोड का नाम हमने बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा करने का निर्णय किया है और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आपके सभी नेता और सीएम असम की उपस्थिति में वहां पर उनका बस्ट भी लगेगा और वहां पर उनके नाम का भव्य तख्ती लगाने का काम भी हो जाएगा। भाइयों बहनों, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन शिक्षा, सशक्तिकरण और विकास को आगे ले जा रहा है और मुझे कहने में बड़ा आनंद होता है कि आपसू से प्रयास से ही